सलमान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था, हारिसा मुझे घर नहीं मिलने देती, इसलिए मैंने इसको बाहर बुलाया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुकार और मुझे कहते हैं नीला ज़का। धोखा जब इंसान के अंदर अपनी जड़ें मजबूत कर लेता है तो उसे बुराई आसान और नेकी मुश्किल लगने लगती है, और यही धोखा जड़ें मजबूत करता करता रिश्तों को पामाल करना शुरू कर देता है। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ यहाँ पर। इस मस्जिद के ऊपर इमाम मस्जिद साहब का घर था और उनकी अपनी ही शरीक हयात ने उन्हें कत्ल करने का न सिर्फ मंसूबा बनाया बल्कि बेदर्दी से कत्ल करवा दिया। उसके पीछे हकाइक क्या थे? क्या शरीक हयात खुद मुलव्वस थी या उसे शामिल किया गया? कौन था कातिल और कौन था मफरूद? आइए इस सारे वाक़े की असल हकीकत ठोस शवाहिद के साथ आज मैं आपको क्या नाम है? मोहम्मद अशरफ। अशरफ, क्या करते हो? मैं बुरके का काम करता हूँ। कहाँ के रहने वाले हो? अलीपुर नवा रही बस्ती। लाहौर में कितने अरसे से हो? 8-9 साल से। शादीशुदा हो? हमारा हूँ। कितना कमा लेते हो? 20-25। कारी साहब की बेगम से तुम्हारी दोस्ती कैसे हुई? हमारी दोस्ती गाड़ी में हुई थी। गाड़ी में कोई किसी के साथ नहीं बैठ जाता, कैसे हुई? तो हाँ, किसी के साथ नहीं बैठता, तो वो मैं आगे बैठा था, वो मेरे पीछे बैठी थी, तो एक दूसरे से नहीं, एक मिनट, गाड़ी कौन सी थी? बस थी? बस थी। सफर कर रहे थे? जी। कहाँ से कहाँ तक? गांव से आ रहे थे लाहौर। कितना फासला है गांव से लाहौर का? तकरीबन 8 घंटे का। ठीक है, आप बस में थे, वो भी बस में थी, अपने शौहर के साथ थी वो? जी, उस वक्त मुझे नहीं पता था कि वो शौहर है उसका। लेकिन कोई मर्द तो था ना उसके साथ? जी, अच्छा, फिर एक दूसरे को देखने के बाद एक दूसरे का इरादा बना नंबर देने का, तो नंबर मैंने उसे दिया। वो मेरी सीट के पीछे बैठी थी। कैसे दिया नंबर? सीट से ऐसे उसने कहा कि लिख के दो मुझे। मैंने फिर वहाँ पंप पे गाड़ी रुकी, तो वहाँ मैंने नंबर लिखने के बाद उसे सीट से नंबर दे दिया था। फिर उसके बाद हमारा कोई 5-6 महीने से हम एक दूसरे से बात करते रहे। कभी ज़्यादा व्हाट्सएप पे बात होती थी, उसके बाद कभी कभी दूसरी कॉल भी हमारी होती थी। कितना अर्सा बातचीत चली? 5-6 महीने बात हुई। 5-6 महीने किस तरह की बात होती रही? प्यार मोहब्बत की बातें होती। डायरेक्ट ही? जी बिल्कुल। पता चल गया वो शादीशुदा है? जी, उस वक्त भी बाद में मुझे पूरा पता चला कि कितने अरसे के बाद? तकरीबन 3-4 माह के बाद पता। 4 माह के बाद कैसे पता चला कि वो शादीशुदा है? मैंने खुद पूछा था कि आप शादीशुदा है? उसने कहा हाँ जी मैं शादीशुदा हूँ। फिर उसके बाद 4 माह तक तो आपको उसके बारे में पता नहीं था। कुल आपकी 6 माह बात हुई, यानी कि 4 माह तो निकल गए, 2 माह मोहब्बत चली। उसके बाद फिर हमारी आगे भी बात होती थी। तकरीबन 8-9 साल हमारी एक दूसरे से मोहब्बत थी। उसका शौहर तो था, तुम्हारे साथ दोस्ती करने की वजह क्या थी? ये मैंने कभी उससे पूछा नहीं था। कभी उसने शौहर के बारे में बताया हो कि मैं इससे तंग हूँ? मैंने पूछा था कि क्यों, उसने कहा कि मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या वजह थी? वो आजाद ख्याल थी, कोई पढ़ी लिखी थी, वो मौलवी था तो ये अनपढ़ था, क्या वजह थी? ये कभी इसके बारे में मैंने कभी उससे बात भी नहीं की थी कि ये नहीं पूछा कि वो आप उसे इतना क्यों नफरत करती है, ये आपको क्या समझ आई क्यों करती होगी? ये हो सकता है, मैंने कहा शायद मौलवी होने की वजह से। वो मौलवी होना तो काबिल सत्ताइश बात है कि अलामा है, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैंने इस तरह की मैं कभी उससे मैंने ज्यादा बात नहीं की थी। फिर आपने ये सोचा नहीं कि वो एक शौहर की नहीं बन रही, वो मेरी कैसे बन सकती? मैंने ये सोचा कि हो सकता है इंसान का एक दूसरे पे दिल आने के बाद मोहब्बत बढ़ जाए। प्लान क्या बनाया उसके साथ? मैंने उसे कहा कि उसने भी मुझे कहा कि हम दोनों शादी करना चाहते। मैंने कहा कैसे? मैंने कहा आप तो शादीशुदा हैं। उसने कहा मैं ऐसे तलाक ले लेते हैं। उसने मांगी? पूरा यकीन है वो उसने मांगी। तुम कितना सच बोल रहे हो? ये तो मैं तुम्हारी तरफ बाद में आती हूँ। हम उस खातून की जानिब चलते हैं जो मुल्ज़िमा है, कारी साहब की बेवा अपने हाथों से वो खुद बनी है, उसकी जानिब चलते हैं। लेकिन उससे पहले मुद्दइयों से भी बात करेंगे कि वो मुद्दई फैमिली इस बारे में क्या कहती है, इसके बारे में कौन कौन जानता था और हकीकत सामने कैसे आई। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। आपके भांजे थे कारी साहब जो दुनिया में अब नहीं रहे? जी, मोहम्मद आसिफ मेरे भांजे थे। भांजे थे, क्या मामला था सारा ये? मामला तो इस वक्त ज़ाहिर है सारी दुनिया के सामने है। माशाल्लाह बहुत अच्छे इंसान थे। एम.ए. उन्होंने किया था, आलिम दीन थे, और उन्होंने टीएल पे बहुत ज़बरदस्त काम किया। तहरीक ख़त्म नबूवत में नाम, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के बहुत सरगर्म कारकुन थे, और उन्होंने लास्ट वीक जो बहुत काम किया है। और
बस। जब ये वकूआ हुआ था क्या लगा आप लोगों को? हमें तो महसूस यही हुआ कि जब जाति किसी से कोई दुश्मनी थी नहीं, तो हमने समझा शायद कोई मजहबी तौर पे कोई दहशतगर्दी हुई है, लेकिन बाद में जो सूरत हाल हुई वो इसके ज़रा बरक्स थी। बाद में क्या सूरत हाल सामने आई? बाद में ये हुआ कि वो उनकी बीवी से कुछ चपकलें चल रही थी, तो वो लोगों से मिलके उसने ये स्टेप लिया है। अच्छा, अभी आपकी जो मुल्ज़िमान हैं उसमें एक मुल्ज़िमा यानी कि उनकी बेगम है। जी जी। आप लोगों के उसके हवाले से क्या स्टांस है, क्या चाहते हैं आप लोग? क्या ये जैसे अमूमन होता है कि ख़ानदान की वजह से माफ़ी तलाफ़ी हो जाती है, क्या ये मामला होंगे या आप लोग चाहते हैं कि मुल्ज़िमान सज़ा तक पहुँचे? हाँ नहीं, ऐसा है बिल्कुल। मुल्ज़िमान जो हैं वो अपने कैफर किरदार तक पहुँचने चाहिए, क्योंकि जो जुर्म किया है ना, जब उसने ये लिहाज नहीं रखा कि वो रिश्तेदार है या अपने तरह ख़ास ताल्लुक़ है, उसने लिहाज नहीं रखा, तो पूरे ख़ानदान का यही फैसला है कि जैसे जुर्म उसने किया उसकी सज़ा उसको मिलनी चाहिए। अच्छा, मामू और भांजे का ताल्लुक या रिश्ता तो बेटे जैसा होता है, बाप और बेटे जैसा। जी हाँ। भांजे तो बहुत प्यारे होते हैं। बिल्कुल है। आपके वो भांजे थे, यानी बचपन में आपने उनको उंगली पकड़ के चलना सिखाया होगा, फिर आप उनके उस्ताद भी होंगे बहुत सारी चीज़ों में। ऐसी कौन सी बात है जो बहुत याद आती है? क्या कहते होते थे वो आपके लिए? कोई बात बताएं उनकी। देखिए ना, भांजे वो औलाद की तरह होते हैं, बहन का बेटा भी मतलब वही ताल्लुक़ रिश्ता होता है, तो औलाद की तरह दुख है हमें, और जितना दुख है उसको हम उसको बयान ही नहीं कर सकते। तो हमारा ये हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा है, जो इदारे हैं उनसे मुतालबा है कि जिस तरह ज़ैनब केस में बड़ा उन्होंने स्टैंड लिया और फ़ौरन जो मुजरिम थे उनको करार वाक़ई सज़ा दी, हम भी चाहते हैं इसी तरह कि बहुत बड़ा आलिम दीन था, बहुत बड़ा कामयाब एक उस्ताद भी था, आलिम था, मुफ्ती था, तो हम भी चाहते हैं इसी तरह जो है ना वो गवर्नमेंट स्टैंड ले और इसी तरह जो मुल्ज़िमान हैं उनको सज़ा दें। जब आप लोग मौके पे पहुंचे तो आपको यकीनन किसी ने इतला की होगी, किसने इतला की थी और मौके पे देखा क्या जाके? हमें जब इत्तला आई कि वो घर में मौजूद नहीं है, तो थोड़ी देर बाद पता चला कि वो इस तरह कत्ल हो गया है। किसने इतला की? छोटे भाई हैं कारी मोहम्मद अजमल साहब के छोटे भाई हैं कारी यूसुफ साहब। अच्छा। उन्होंने मुझे इत्तला की कि ये मामला जाओ के देखा मौके पे, तो वो कत्ल हो चुके थे। क्या देखा उस वक्त, क्या हालात क्या थे वहाँ पे? बस वो शहीद हुए थे, उसकी गर्दन जो है ना वो कटी हुई थी शारक से। तो और बेगम कहाँ थी? बेगम अंदर ताले में, यानी कमरा बंद था और बाहर ताला लगा हुआ था। अच्छा, हाँ ठीक। बेगम और उनके दरमियान जो पहले इख्तलाफात रहते थे, क्या आप खानदान वालों को इल्म था? नहीं, इतना ज़्यादा इख्तलाफात नहीं थे, नॉर्मल मतलब चल रहे थे। अगर पता होता इतने ज़्यादा इख्तलाफात हैं तो उसका कोई ना कोई मुतबादल हम हल निकाल सकते थे। बात इस नहज तक आ जाएगी, या कभी इस नहज जो कारी साहब को खदशात रहते थे, जो उनकी मुंह बोली बहन बताया, क्या इन खदशात के बारे में आपको इल्म था? कभी आपसे किया? बिल्कुल, अगर कोई होता तो हम उसका ज़रूर कोई हल निकाल। कभी कुछ महसूस हुआ उनके घर गए हों तो? अब पहले जब ये मामला चल रहे थे? बिल्कुल ज़रा भी महसूस नहीं हो रहा था इस तरह का कोई मसला है। अच्छा, आज आपकी जो भांजे की वाइफ है मुल्जिमा, वो क्या कहती है? अब तो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है। हम आज भी उनसे मुलाकात हुई है, तो उसने कहा कि मैं तो बहुत बड़ा मतलब गलत कदम ले चुकी हूँ, तो अगर हो सकता है तो मुझे माफ़ कर दें। ठीक है, हमने कहा ये माफ़ी वाली तो गुंजाइश ही कोई नहीं। हाँ। तो इसे माफ़ नहीं करेंगे हम। कारी साहब कितने बहन भाई थे? 5 भाई थे, एक तो अल्लाह को प्यारा हो गया, 4 भाई हैं 4 बहनें। छोटे हैं? एक भाई छोटे, बाकी सब बड़े हैं। अच्छा, कारी साहब यानी कि सेकंड लास्ट है? जी सेकंड। वालिदैन हयात हैं? जी हयात है। अच्छा, बहुत शुक्रिया कारी साहब। और इंसानी हमदर्दी के तहत सबकी जानिब से आपके साथ इज़हार अफसोस है हमें। अल्लाह पाक उनको करवट सुकून दे अपनी लहद में, आखिरी आराम गाह उनके लिए जो है वो रोशन हो। हम तो दुआ कर सकते हैं और ये उम्मीद कर सकते हैं और कोशिश भी करेंगे कि आपके मुल्ज़िमान कैफिर किरदार तक पहुँचे। बहुत। हाँ, तो कैसे प्लान किया था कि किस तरह रास्ते से हटाएंगे? मैंने उसे कहा कि अगर नहीं दे रहा था हम अदालत में चल के रिज्यू कर लेते हैं, डिवोर्स में तलाक ले लेते हैं। उसने कहा कि ये मैं नहीं कर सकती। मैंने कहा भाग चलते हैं। उसने कहा कि नहीं। मैंने कहा फिर हम शादी कैसे करेंगे? उसने फिर आगे वो चुप हो गई। फिर मैं नहीं पूछा था उससे। फिर मैं इंतज़ार करता रहा। उसके बाद कितने दिन इंतज़ार किया? फिर बस 1-2 हफ्ते मैंने इंतज़ार किया। उसके बाद मैंने पूछा, उसने कहा कि इसका कत्ल कर देते हैं। मैंने कहा ये मुझसे काम नहीं होगा। उसने कहा कि तुम परेशान ना हो, जो बाकी जो होगा वो मैं खुद संभाल लूँगी। कैसे संभालेगी?
ये मुझे नहीं पता था कि वो कैसे संभालेगी ये। कोई तो प्लान किया होगा ना? नहीं जी, ये प्लान मैंने नहीं। इतने तुम चूजे के उससे तुम कोई बात ना पूछो और बंदा मारना था, कोई मुर्गी नहीं ज़िबा करनी थी। जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन हाँ, तो कैसे प्लान किया था कि किस तरह रास्ते से हटाएंगे? उसने कहा कि आज रात में मेरे घर आओगे तो मैं आपको बताऊंगी क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक, मैंने कहा चलो ठीक है, मैं आ जाता हूँ। उसने मुझे छोटे दरवाजे से अलग एक कमरा दरवाजा वहाँ से उसने मुझे बुलाया था इशा के टाइम में। उसने मुझे कहा कि यहाँ तुम बैठ जाओ, जब वो सो जाएंगे तो मैं आपको फिर बुलाऊंगी, मैं बताऊंगी क्या करना है। जब वो सो गया तो वो फिर मुझे उसने बुलाया। बुलाने के बाद उसने कहा कि तुम यहाँ खड़े हो जाओ, तो मैं कुंडी खोलने के बाद अगर वो सो जाएगा उसके सर में कुछ मार के तो फिर हम कुछ करेंगे। जब उसने कुंडी को मुझे उसने कुछ करेंगे मतलब कत्ल करेंगे उसका, यानी कत्ल की प्लानिंग थी उस दिन की? उसने कहा कि मैं ये जब सो जाएगा मैं इसके सर में कुछ मार के फिर मैं बताऊंगी कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो जब उसने मुझे एक साइड जिस दरवाजे से बुलाया था अंदर कमरे की तरफ, उसने कहा तुम यहाँ रुको, मैं कुंडी खोल लूँ, कुंडी खोलने के बाद मैं आपको फिर बताऊंगी कि वो सो गए। जब उसने कुंडी खोली तो वो पीछे से उठ गया था, तो उसने 2-3 थप्पड़ मारे। थप्पड़ मारने के बाद उसने मुझे कहा कि इसके साथ वो मेरी दरवाजे की तरफ आया, तो उसने मुझे आवाज़ दी कि इसके तुम्हारे पास जो कोई चीज़ पड़ी है इसके सर में मार दो। उसने मेरे साथ एक ईंट पड़ी थी, ईंट मारने के बाद वो बेहोश हुआ। बेहोश होने के बाद उसने कहा कि ये अभी मैंने पूछा कि अब क्या करना है। सारा कुछ उसी ने कहा था? तुम चूसनी पीने वाले बच्चे थे? जी नहीं, उसने कहा कि तुम उसने कहा प्लानिंग तो तुम्हारी भी होगी ना? उसने कहा जैसे मैं कह रही हूँ तुम वैसे करते जाना, बाकी तुम तो बच्चे थे। मैंने उसके कहने पे सारा कुछ ये किया। और तुम्हें कुछ समझ नहीं आई तुमने क्या किया? तुम तो बारबेक्यू के लिए मुर्गे ज़िबा करने गए थे। नहीं, ये बात ही है। फिर तो उस वक्त उसने मुझे कहा कि इसके सर में कुछ मार दो। मारने के बाद मैंने उसके सर में ईंट मारी। ईंट मारने के बाद वो बेहोश हो गया। मैंने कहा अब क्या करना है? उसने कहा मैंने कहा अब क्या करना है, बल्कि मैंने उसे बताया होगा कि अब ऐसे कर लो। जी, मैंने उसे अभी तक कोई बात भी नहीं की। मैंने ये पूछा है कि आप आगे आप क्या करना है? उसने कहा कि अब इसका यही हाल है कि इसका कत्ल कर देते हैं। मैंने कहा वो कैसे करेंगे? उसने कहा कि ये छुरी लेने के बाद हम दोनों इसके गले पे काटने के बाद तुम चले जाना, बाकी मैं खुद संभाल लूँगा। फिर उसने मुझे छुरी दी। छुरी देने के बाद वो मेरे साथ खड़ी रही। उसने मेरे मोढ़े पे बाजू पकड़ के उसने कहा कि तुम इसके गले पे छुरी फेरो। एक बार तुम बहुत मासूम थे कि कोई तुम्हारा बाजू पकड़ किसी गले पे छुरी फेरवा देगा? नहीं, उस वक्त वो मेरे आंखों में बस वो कहते हैं कि जैसे इंसान को मोहब्बत आ जाती है। मेरे अकल और आंखों पे पर्दा आ गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी मैं सारा पहाड़ा भी उसी ने पढ़ाया हुआ जब सुना रहे हो? जी बिल्कुल, उसी ने पढ़ाया हुआ है। ये उसने कहा कि जैसे मैं तुम्हें कह रही हूँ बाकी तुम मुझ पे छोड़ दो। ऐसे बोलते जाना बस जैसे मैं कह रही हूँ। जी, मैं भी कुछ कहूँगी तो ऐसे कह दोगे? जी नहीं, हर किसी की बात एक नहीं होती। क्यों? उसके क्या बात में फर्क ऐसा? वो मोहब्बत उससे हो गई थी इसलिए। पकड़े जाने के बाद अब मुलाकात तो ही होगी उससे? जी, एक बार मुलाकात हुई। क्या प्लानिंग की है? अभी तक ये बात है हमने आपस में कोई आंखों में हौसला दिया उसने? जी दिया तो बहुत। तुमने उसे हौसला दिया? उसे जरूर मिला होगा मेरे अंदर से हौसला बहुत ज्यादा। किस तरह मिला होगा? जो उसने इतना तो एतबार हो गया कि मेरी खातिर वो क्या कुछ कर सकता है। अच्छा, तो उसने क्या हौसला दिया तुम्हें? मुझे भी यकीन हो गया कि वो मेरी खातिर कितना कुछ कर सकती है। क्या कर सकती है? वो जो अपनी जान तक भी दे सकती है। उसने जान थोड़ी दी है, उसने तो बंदे की जान ली है अपनी। हैं? बाकी मोहब्बत में मुझे नहीं पता था कि इतनी बड़ी बात हो जाएगी। मैं इस पे बहुत शर्मिंदा। नहीं, अभी क्या बात, हौसला क्या दिया एक दूसरे को? ये अभी इस पे ज्यादा हम बातचीत भी नहीं की, ना डिस्कस की है। शादी करोगे उससे यहाँ से बाहर निकल के? सर इतनी हम बात नहीं करते अभी तक। हम ये अभी इस मसले में जो फंसे हैं इससे निकल लेंगे। उसने कहा कि उम्मीद रखो, बस अल्लाह सब ठीक कर देगा, बस ये इससे निकल जाए, उसके बाद जो होगा तो वो देखा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो यहाँ से एक बार हम बाहर हो जाएं तो फिर जो उसके बाद जो उसने ये इशारा मुझे भी नहीं दिया, ना मैंने उसे अभी ये बात। तुम्हारा जहन क्या है? यहाँ से निकलने के बाद उसको अपनाओगे? जिसकी खातिर इतना कुछ किया जरूर उसे अपनाऊंगा। शादी करोगे उससे? जी बिल्कुल। अभी भी मोहब्बत है उससे? जी बिल्कुल।
अच्छा, मोहब्बत में तुमने उसके लिए ये सब कर लिया, मोहब्बत अंधी होती है, क्या कुछ करवा सकती है। ये जो साहब अभी मेरे सामने मोहब्बत का राग अलाप रहे हैं, पुलिस इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है पहले वो आपको सुनवाएंगे। मैं तुम्हारी तरफ तो आती हूँ, लेकिन पहले जान लें कि पुलिस ने अभी तक क्या इन्वेस्टिगेट किया है। मोहब्बत के नाम पर इसने कत्ल कर दिया। ज़मीर साहब, मुल्ज़िम कहता है मैंने मोहब्बत में सब कुछ किया है, उसके कहने पे सब कुछ किया है। मोहब्बत यहाँ तक खींच लाती है, अंदर की कहानी क्या है, आपने क्या इन्वेस्टिगेट किया? जी बिल्कुल, मोहब्बत अंधी होती है और मोहब्बत के अंदर बंदा कुछ भी कर सकता है। हमारी तफ्तीश में भी यही स्टोरी है कि ये दोनों शादी करना चाहते थे। इन दोनों की मोहब्बत इस नहज पे पहुंच चुकी थी कि इन्होंने उस आदमी को, जो मौलवी है, जो कारी आसिफ है, उसको कत्ल किया सिर्फ इस वजह से कि ये दोनों एक हो सके। लेकिन तकदीर की करनी ऐसी है कि दोनों कभी एक नहीं हो सकते। अब दोनों जेल में जाएंगे, दोनों सजा काटेंगे। मोहब्बत हासिल करने के लिए उसने इनका गला काटा, इसको रास्ते से हटाने के लिए कि हम एक हो जाएं। सिर्फ यही एक वजह थी, और इसके अलावा कारी साहब से इस उस्मान की कोई जाती रंजिश नहीं थी। उस्मान या अशरफ? अशरफ उर्फ उस्मान। उस्मान के नाम से मशहूर था ये उस्मान के नाम से कारी साहब और कारी साहब के जो दूसरे जानने वाले थे उनमें ये उस्मान के नाम से मशहूर। ट्रेस कैसे हुआ ये ट्रेस इस तरह हुआ कि जब कारी साहब का मर्डर होता है तो कारी साहब के भाई ये बताते हैं कि ये 23 जनवरी को, वकूए से 4 दिन पहले, इनका एक नैब इमाम होता था इस्माइल। उसने बाटापुर के इलाके से, जब कारी साहब इमाम मस्जिद थे, वहां से एक लड़की भगा के ले गया था। तो उसका बाप इनके पास आया था कि आपका नैब इमाम मेरी बेटी को भगा के लेके गया है, तो मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए, क्योंकि आपके जेरे साया वो था, आपका नैब इमाम था। तो कारी साहब जो थे वो इस्माइल के घर जाते मुजफ्फरगढ़, वहां से वो बच्ची के घर वालों से, लड़के के घर वालों से बात करके इस्माइल को समझा के लड़की 2 दिन के बाद लाके उसके बाप को वापस दे देते हैं। तो वहां पे ये औरत जो कारी साहब की बीवी है, ये रंग ये देती है कि ये कत्ल इस्माइल पे डल जाए। तो वो ये बताती है कि इस्माइल से चूंकि लड़की वापस लेके उसकी मोहब्बत छीन कर कारी साहब ने वापस दी थी, तो ये इस्माइल का काम हो सकता है। उसने बदला लेने के लिए उसने अपने जो मोहब्बत छीन कर वापस की थी, उसके रंज के अंदर कारी साहब को कत्ल किया। जब हम इस्माइल को पकड़ के लाते हैं मुजफ्फरगढ़ से 2 दिन के बाद, उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तफ्तीश करते हैं। दौरान तफ्तीश वो हमें ये बताता है कि मैंने कत्ल नहीं किया, बल्कि कारी साहब ने मुझे एक दफ़ा ये स्टोरी सुनाई थी, एक बात बताई थी कि उनकी मिसेस का किसी उस्मान नामी लड़के के साथ अफेयर है। एक दफ़ा मैं छत पे नमाज पढ़ा के जब अपने कमरे में गया तो वो लड़का मेरी बीवी के साथ वहाँ मौजूद था। तो मैं साइड पे हट गया और वो लड़का चला गया। मुझे अब डर है कि कहीं मेरी बीवी मुझे कत्ल ना करवा दे। तुम मेरे साथ चलो, मैंने अदालत में स्टाम्प देना है, बयान देना है इस बात का कि अगर मुझे कल को कुछ होता है, मेरी जान को अगर कोई नुकसान पहुंचता है, तो उसकी जिम्मेदार मेरी बीवी और उसका वो जो आशरा है उस्मान, वो दोनों होंगे। हमने उस्मान के नंबर की CDR हासिल की, कारी साहब की बीवी की CDR हासिल की। वहाँ से हमें कोई मशकूक नंबर जिस पे ज़्यादा लंबे राब्ते थे, वो नंबर हमें मिले, उस पर हमने ट्रेस किया। वो अशरफ नामी ये जो लड़का है उस्मान, इसके नाम पे वो सिम रजिस्टर्ड थी। हमने इसका एड्रेस लिया, फैमिली ट्री ली, इसका ID कार्ड लिया, तस्वीर हासिल की, और 2 से 3 दिन की मेहनत के बाद हमने इसको अरेस्ट कर लिया। वक़्वे के कितने दिन बाद ये अरेस्ट हुआ? ये तकरीबन 3 दिन बाद अरेस्ट हो गया। और ये एडमिट कर गया सब कुछ? हाँ, जिसने कन्फेस किया कि हाँ मैंने ही कत्ल किया है। ठीक, आला कत्ल वगैरह बरामद हो गया? जी, आला कत्ल बरामद। कारी साहब की बेगम ने कन्फेशन कर लिया? कारी साहब की बेगम कन्फेस कर लिया है। पहले नहीं मानती थी, फिर हमने मुल्ज़म और इसको आमने सामने करवाया, क्रॉस क्वेश्चन किए, दोनों की लोकेशनें दिखाई, दोनों की व्हाट्सएप पे बात दिखाई, मैसेजेस पे राब्ता दिखाया, उसके बाद उसने कन्फेस कर लिया। मुल्ज़िमान के खिलाफ सबूत ठोस है इस वक्त? जी, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा सबूत हैं कि हम इनको अच्छे तरीके से चलान कर सकते हैं और सज़ा करवा सकते हैं। मुद्दईयत किसके पास है? मुद्दई मकतूल के बड़े भाई हैं कारी अजमल साहब, उसके पास है। ठीक नाज़रीन, अभी तक पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेट किया, डिटेल्स हमारे सामने आ गई हैं। हम वापस मुल्ज़िम की जानिब चलेंगे। नाज़रीन, एक जो आपके सामने एविडेंस आज मैं रखने जा रही हूँ कि ये सारा जो कत्ल का ये सीन था, ये क्रिएट कैसे किया गया, ये मास्टरमाइंड कौन था इसके पीछे। ऐसे में अलामा साहब की, मौलवी साहब की मुंह बोली बहन थी, जिनको अपने कत्ल से पहले वो खदशात का इजहार करते रहे। वो बताते रहे कि मेरे घर में ये सब कुछ हो रहा है, मेरी बेगम मेरे साथ ये सब करवा सकती है, लिहाजा मैं परेशान हूँ। उन्होंने क्या क्या अपनी बहन से डिस्कस किया, कमेंट से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप मौलवी साहब की मुंह बोली बहन हैं। जी।
कितने अरसे से जानती थी इन सबको? 2 माह हो गए। 2 माह से आना जाना था। उनकी वाइफ को भी जानती हूँ? जी, वो सैलून का काम करवाने आती थी मेरे पास। अच्छा, आपका सैलून भी है? जी। अच्छा, मौलवी साहब ने आपसे क्या जिक्र किया था कि मैं परेशान क्यों हूँ? उन्होंने कहा था कि मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी बीवी जो है ना, उनका अफेयर है, किसी के साथ चक्कर है। और जब ये मुझे बाजार लेके गई थी तो वहाँ पे मैंने सब कुछ देख लिया। तो फजर के टाइम जब क्या देखा था आपने? वहाँ पे ये सुलेमान आया था, सलमान जो इसका नाम है, वहाँ पे आया था। तो इसने बाजू को टच किया तो उन्होंने कहा था कि ये मेरा कज़न है। तो कारी साहब मुझे घर नहीं मिलने देते, इसलिए मैंने इसको बाहर बुलाया। तो हमने कहीं बैठ के बात करने, ये आपस में बात करने लग गए और हम वापस आ गए। सुबह फजर के टाइम मैंने कारी साहब को सब कुछ बता दिया। और उन्होंने कहा कि मुझे पहले से ही पता था मेरी बीवी को किसी के साथ चक्कर है। ये कितना अर्सा पहले सलमान मतलब हुआ मिलने आया? ये 1 माह पहले। क्या उन्होंने कोई खदशा जाहिर किया था कारी साहब ने अपने लिए? जी, उन्होंने कहा था मैंने कुछ स्टाम्प पेपर लिखवाने क्योंकि मेरी जान को खतरा है। मुझे फ़ोन पे सलमान ने धमकी भी लगाई है 1-2 दफ़ा। तो आप चल के मेरे साथ स्टाम्प पेपर पे वो कैंट कचहरी जाकर मेरे साथ स्टाम्प पेपर लिखवाएं, जिसके लिए मैंने उनको मना कर दिया था कि मैं नहीं आपके साथ जा सकती। तो उन्होंने कहा था कि ना, जो मुँह बोले भाई बने हुए थे बाजी के, उन्होंने धमकी लगाई थी सलमान को। इसलिए भाई कह रहे थे मुझे कि मुझे खतरा है उससे। मुँह बोले भाई बने हुए थे? जी, इस्माइल। जी, इस्माइल। वो उसका मुंह बोला भाई बना हुआ था कारी साहब की बेगम का? सलमान का दोस्त था वो? नहीं, सलमान का नहीं, कारी साहब का दोस्त था, बहुत अच्छा। अच्छा। तो उसने धमकी लगाई थी सलमान को कि अच्छा। ये बस लास्ट होल्डिंग है, तो इसके बाद अगर तुमने कुछ ऐसा वैसा किया तो अच्छा नहीं है। अच्छा, कारी साहब ने जब आपसे मदद तलब की, उसके बाद चूंकि कारी साहब की वाइफ आपके पास आती थी पार्लर के काम के लिए, कभी आपने उनसे बात की कि आप मेरे भाई को ये परेशानी है या कोई ऐसी बात? तो फिर? जी, मैंने उनसे बात की थी। तो अगले दिन जब मैं उनके पास गई तो उन्होंने कहा कि मैंने मोबाइल तोड़ दिया, जिससे मेरा सलमान के साथ राब्ता था। और कारी साहब को भी उन्होंने कुरान पे हाथ रख के कसम खा के बात बोली थी, लेकिन ना कारी साहब को समझ में आई थी ना मुझे ये बात समझ में आई थी। क्या बात उन्होंने की थी जो समझ में आई थी? उन्होंने कहा था कि मैंने छोड़ दे, एकदम से वो ऐसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। और जब कारी साहब ये कहते थे कि चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, उसके लिए फिर वो लड़ती थी कि मैं क्यों तलाक लूँ, क्योंकि मैं तलाक डिवोर्स नहीं लूँगी, कि मेरे बाप की बहुत इज्जत है गाँव में। तो ये कारी साहब को समझ नहीं आती। तो बार बार मुझे कहते थे कि आप मेरे साथ थोड़ा ताउन करें, स्टाम्प पेपर लिखवाएं, मुझे जान को खतरा है। लेकिन फिर मुझे कारी साहब की बेगम ने बुलाया तो उन्होंने मुझे बोला कि ना, आपने इनको मना करना है कि ना ये स्टाम्प पेपर ना लिखवाएं, जिसकी वजह से मैंने कारी साहब को मना कर दिया कि वो बाजी ठीक हो गई, तो इसलिए आप स्टाम्प पेपर ना लिखवाएं। तो कारी साहब ने बात रखा था कर दी, नहीं लिखवाया? नहीं लिखवाया। जब आपकी बाजी से बात हुई, मतलब वो कारी साहब की वाइफ है जो इस सारे मामले की मास्टरमाइंड है, जब आपकी बात हुई तो आपको उनके लहजे से, नजर से क्या लगा कि वो आपकी बात समझने को तैयार हैं? नहीं, वो मेरी बात समझने को तैयार नहीं थी। वो ऑन कर रही थी कि वो मेरा कजन नहीं है, वो मेरा अफेयर है उसके साथ। हाँ जी, लेकिन उन्होंने मुझे पूरी बात नहीं बताई थी कभी भी खुल के। वो मुझे कारी साहब ने बताया था कि इसका बस चक्कर है उसके साथ। उन्होंने, मैंने उनसे कितनी 1-2 दफा पूछा भी कि आपका कहाँ पे मुलाकात हुई, कैसे, लेकिन उन्होंने मुझे कभी कुछ नहीं बताया इसके बारे में। कारी साहब को शक कैसे हुआ था? उन्होंने कुछ बताया होगा आपको? जी, उन्होंने इनको रंगे हाथों भी पकड़ा हुआ 1-2 दफा, और इनके पास मोबाइल होता था। और जब नीचे नमाज पढ़ाने आते थे तो एक दफा अचानक जाते थे, फोन पे बातें करते हुए मैंने सुना उसको। नहीं, कारी साहब को जान से मार देने का शक कैसे हुआ था इन पे? क्योंकि सलमान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। और उसने मुझे, कारी साहब की बेगम ने मुझे बोला था कि सलमान मुझे कह रहा है कि अगर कारी साहब ने तुम्हें ना छोड़ा तो मैं उसको कुछ कर दूंगा, जान से भी मार दूंगा। जिसकी वजह से भी मैंने कारी साहब की बेगम को समझाया था, अगर आप ऐसा करोगे तो आप ही फंसोगे, सलमान भी फंसेगा, तो आपका नुकसान होगा। तो उसकी वजह से मुझे वहाँ पे शक हुआ था उनकी बेगम पे। तो ये आपने कारी साहब को बात बताई? हाँ, मैंने बता दी थी उनको। तो ये आपके साथ कुछ भी करवा सकती, लेकिन उन्होंने कहा था कि कोई नहीं, उसने मस्जिद में जाके कसम खाई, ऐसा वैसा कुछ नहीं करवाई। कारी साहब अपनी बेगम को बहुत ज्यादा यकीन थे। प्लानिंग अरसे से चल रही थी कि कारी साहब को रास्ते से कैसे हटाना है। ऐसे में वो मुल्जिम सलमान और वो मुल्जिमा जो कारी साहब की बेगम है, उन्होंने क्या प्लान रचाया, किस तरह सब कुछ किया, आइए दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप इसी मोहल्ले के रहने वाले हैं? यहाँ एक कारी साहब का कत्ल हुआ था, कैसे इंसान थे? बहुत अच्छे इंसान थे। अच्छा, एक इमाम मस्जिद का कत्ल हो जाना इलाके में बड़ी बात होती है कोई? इससे पहले भी क्या इस तरह की कोई लड़ाई झगड़ा कोई चीज यहाँ पे हुई थी जिससे लगा हो कि कारी साहब के साथ कुछ हो सकता है? कभी नहीं, कभी नहीं हुआ। नहीं। कितने अरसे से कारी साहब थे इस मस्जिद में? काफी अरसे से। अच्छा, कैसे इंसान थे? बहुत अच्छे इंसान। और उनके घर में उनकी वाइफ थी, बच्चे थे, कौन था? एक बच्चा था और उसकी बेगम थे। हाँ जी। तो कभी कुछ महसूस नहीं हुआ आप लोगों को कि यहाँ पे कुछ हो सकता है? नहीं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जी। जी, आपने नमाज भी कभी पढ़ी कारी साहब के पीछे? कैसे इंसान थे कारी साहब? बहुत अच्छे इंसान थे। कभी लगा कि कुछ हो सकता है उनके साथ, ऐसे कोई लड़ाई झगड़ा यहाँ पे? कभी बाहर ऐसे देखा नहीं हमने। अच्छा, मस्जिद में देखा था। क्या समझ आती है क्यों हुआ होगा?
कुछ समझ नहीं आई कि क्या कोई हुआ। बात सामने आई अभी नहीं तक? ऐसा तो कुछ भी नहीं था, ना उनका कोई ऐसा किसी से। कारी साहब बताते खुद कैसे थे? बहुत अच्छे थे। अस्सलाम वालेकुम जी। इंसान थे अच्छे इंसान थे कारी साहब। कभी इमाम मस्जिद है उनके साथ ये सब हो गया तो क्या आप लोगों को लगा कोई दहशतगर्दी कर गया है, क्या मामला था? ये तो लगा तो ऐसे ही था कि शायद कोई चोर वगैरह आ गए या ऐसी कोई मसला वाल, लेकिन जो बातचीत सुनी बाद में पता क्या चला सुना, क्या पता चला? यही कि वो की बेगम है वो है उसका साला या जो भी, तो पता चला भी दरवाजा बंद है, तो उसे जाहिर बात है पता चलता जाता है ये मसला है ये। कोई चीज सामने आई तो खुल के बताएं। नहीं, हमें सबको कुछ नहीं इंसाफ मिल जाए, इससे ज्यादा क्या जरूरी? कोई चीज आई सामने जो नहीं, सुनी हमारे सुनाई भी साथ बात? हम तो सुबह से जाते हैं, शाम को इधर दुकान पे बैठे हैं। कभी कारी साहब के ससुराल से कोई लड़ाई करने आया था उनके साथ नहीं यहाँ पे? नहीं ऐसा तो नहीं कभी नहीं सुना। कत्ल करने वाला कौन है ये पता है? नहीं ये नहीं मुझे तो नहीं। कभी देखा उसे यहाँ पे? आपको बोला हमारा मुर्गी का काम है, सुबह जाते हैं शाम को इधर आते हैं, इधर बैठ जाते हैं अच्छा, दुकान अभी आप पे। बता रहे थे कि उनकी बेगम का पता सुना, जो चला वैसे जो क्या? देखा भी कुंडी लगा दी उन्होंने। आपने भी किसी से सुना होगा, मुझे भी सुना, आप बता हाँ, दें। हाँ। यही सुना है सबसे, जो मोहल्लेदार बोलते हैं, कोई कुछ बता रहा है कोई कुछ बता रहा है। उन्होंने कहा कि वो उनको लॉक कर दिया है। अच्छा, बेगम को लॉक कर हाँ दिया। ऊपर कर दिया उन्होंने, साथ वालों को फोन किया है कि ऐसे कोई नीचे पता नहीं क्या हो रहा है, यही बस। अस्सलाम वालेकुम जी। कारी साहब के पीछे जुमा पढ़ा आपने कभी? नमाज पढ़ते थे उनके? कारी साहब शफीक इंसान थे, नरम दिल थे, कभी कोई लड़ाई झगड़ा उनका? कभी ऐसी कोई बात कारी साहब को परेशानी हुई हो यहाँ पे किसी की वजह से? नहीं। कारी साहब जिस दिन कत्ल हुए उससे कितने दिन पहले आप मिले थे? मतलब कि जब कत्ल हुए थे ना उससे पहले जो जुमा था ना उनके पीछे पड़ा था। उनके पीछे पड़ा था आपने? आखिरी खुतबे में कोई लफ्ज उनके याद है जो उन्होंने कहे हों? क्या क्या कहा था उन्होंने? लब्बैक के नारे लगाए थे, बड़ा अच्छा खिताब किया था। मैं भी उधर ही था, भाई भी दोस्त भी उधर ही अच्छा थे। अच्छा, वो तहरीके लब्बैक के कारकुन भी थे, कोई सियासी वजह तो नहीं है उनके कत्ल के पीछे? ये हमें नहीं मालूम। आप क्या समझते हैं, कोई सियासी वजह तो नहीं है? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं था। नहीं इस तरह का कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं। मोहब्बत के नाम पर तुम्हें कुछ नजर नहीं आ रहा था? जी नहीं बिल्कुल कुछ नहीं। फिर? उसके बाद उसने कहा कि उसने मुझे पानी पिलाया, पानी पिलाने के बाद उसने कहा कि तुम बाहर से ताला लगा के तुम चले जाना, बाकी मैं खुद संभाल लूंगी। फिर? मैंने ताला लगाने के बाद मैं चला गया था, उसके बाद पीछे क्या हुआ ये मुझे नहीं। फिर तुम चले गए, उससे फोन पे राब्ता नहीं हुआ 2-3 दिन? नहीं उसके बाद मेरा उससे कोई रास्ता नहीं हुआ। क्यों? मोहब्बत के लिए कत्ल किया था तो फिर मोहब्बत पानी नहीं थी? उसने कहा कि जब मैं ये सारा कुछ संभाल लूंगी उसके बाद मैं आपको फोन करूंगी। फिर क्या किया? फिर उसके बाद मैं वहाँ से चला गया था, उसने कहा कि तुम। फिर? मैं घर चला गया था जहाँ काम करता हूँ मैं, फिर वहाँ चला। फिर? उसके सर में ईंट मारने के बाद वो बेहोश हो गए, तो उसके बाद मुझे नहीं पता। उसने जब छुरी करने गले पे चलने फेरने के बाद ना वो मुझे फैक्ट्री में अंदर ले गई थी। आज उसने अपने शौहर को मारा, कल को तुम भी उसके शौहर के रूप में हुए, किसी और से मोहब्बत हो गई, उसको तुम्हें मार देगी। फिर ये उसके मोहब्बत नहीं होगी, फिर यही समझेगा कि उसमें झूठी मोहब्बत। समझने के लिए तुम जिंदा कहाँ रहोगे? फिर मेरे पिछले भी घर वाले तो समझेंगे कि तो ये। घर वालों को तो अभी भी बड़ी समझ आ रही होगी कि तुमने बेवकूफी की है। तुम आशिक थे ना, मजाजी खुदा तो नहीं थे उसके, जो तुम्हारे लिए बेपर्दा हो गई अपने शौहर के होते हुए, जो तुम्हारे साथ इश्क के पींगे चढ़ा पड़ी, जिसने तुम्हारे साथ इश्क मशूकी की बातें कर ली, किसी और की इज्जत होते हुए उसकी इज्जत ना रखी, वो तुम्हारी क्या रखेगी कल को? कौन सी मोहब्बत है जो कहती किसी को मार दो? कौन सा कानून कहता है? हाँ, कोई कानून का मेरी समझ से वो ख्वातीन बाहर हैं जो एक शख्स के साथ निकाह के 3 बोल पढ़ लेती हैं, 5-6 साल गुजारती हैं, उसके बाद उन्हें किसी तीसरे शख्स या दूसरे शख्स से मोहब्बत हो जाती है और वो पहले शौहर को रुस्वा कर देती हैं या तो उसे कत्ल कर देती हैं और वो अगले के साथ उसको शौहर बनाने चल पड़ती हैं। और ऐसे मर्द जो किसी की बीवी बहला फुसला के भगा के ले जाने के लिए कायल करते हैं, ओ भाई वो एक ही नहीं बन सकी, वो तुम्हारी कहाँ बनेगी? जिसने एक को कत्ल कर दिया वो तुम्हारी इज्जत कहाँ रखेगी? चादर 4 दीवारी का तकद्दुस उसने अपने शौहर का नहीं रखा, तो तुम्हारी कैसे रख सकती है इज्जत? ये सोचने और समझने की बात है। मेरा ख्याल है कि जो लोग भटके हुए रास्ते पे चल रहे हैं उनके लिए ऐसे लोग जो हम प्रोग्राम में एयर करते हैं ये लेसन होते हैं कि शायद वो कुछ सीख सकें। आज के इस प्रोग्राम से और एक सबक और सीख के साथ मुझे नीला ज़का को इजाजत दीजिए। अगले एपिसोड में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह के बाद।